ओम नमः शिवाय। 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 भागवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं राकेश परमार। महादेव का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनने तक आप सब लोग राम धुन का जाप करते रहें। कोरोना जाएगा तो नहीं, लेकिन कोरोना प्रभावित भी नहीं करेगा। राम की महिमा गाइए और आप सबको जय श्री राम। मित्रों, आज का मुद्दा तो सबसे जरूरी ये था कि राफेल फ्रांस से चल चुका है। समाचार चैनल पर राफेल ही था, राहुल गांधी जी का कुछ वीडियो था। महेश भट्ट को बुलाया गया। राहुल सुशांत सिंह राजपूत के विसरा रिपोर्ट में पता चला कि भाई बाहर से कुछ इंजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब हैंग करके ही मरा है। अब उसको हैंग किया गया है या वो हैंग हुआ है, वो अभी बात की विषय है, लेकिन पॉइजनिंग जैसा कुछ बात उसके शरीर से नहीं मिला है। ये सब मुद्दा था जिस पर चर्चा किया जा सकता था। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा जोर हमारे समाचार चैनलों पर रहा वो रहा कि भाई ऐश्वर्या राय अपने बच्चे के साथ घर पहुंची, अमिताभ बच्चन को अस्पताल छोड़ करके। ईश्वर उसको स्वस्थ रखे, उसके बच्चे को स्वस्थ रखे। हम भी दुआ करते हैं, लेकिन समाचार चैनल वालों से एक प्रार्थना करते हैं कि ऐश्वर्या राय अपने घर पहुंची, वो अपनी महंगी गाड़ी में गई थी। आप उनके घर की व्यवस्था करें, उनके घर के विषय में खबर चलाए। जो घर में पैदल गए हैं, कोरोना के अस्पताल से छूटने के बाद अपने घर पैदल जा रहे हैं और बाढ़ और बारिश से परेशान हो रहे हैं। एक तो कोरोना मार रहे हैं, दूसरे बाढ़ और बारिश मार रहे हैं। बिहार का एक पुल लालू जी के ज़माने का बना हुआ था, आज पूरा अस्तित्व विहीन हो गया। जल समाधि ले लिया बेचारा, शर्म के मारे बोला अब तक बिहार की इतनी भार ढोते ढोते अब मैं थक गया हूँ, अब मैं जल समाधि ले रहा हूँ। वो भी एक समाचार था पूर्वांचली होने के नाते। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज था वो आज दो तीन चीजों पर, राजस्थान की राजनीति पर मैं चाहता हूं कि आप सबसे आशीर्वाद ले, आप सबका सुझाव ले और आप सबके सामने अपनी बात रखें। कृपया करके अपना सुझाव हमें दीजिए, अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए। मुद्दा है आज राजस्थान में राजनीतिक संग्राम पर। मित्रों, राजस्थान का राजनीतिक संग्राम आज नहीं डेवलप हुआ है, बट कुछ आज नई चीजें आई। जैसे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से अपना याचिका वापस ले लिया। अब उसको दोबारा धार देकर लगाएंगे, क्या करेंगे वो अपने कानूनविदों से सलाह ले रहे हैं। एक नया हुआ कि एक बहुजन समाज पार्टी का नेता ने विधानसभा के सामने अपना एक धरना दिया है, एक चिट्ठी लेकर के कि जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कांग्रेस निगल गई है, हड़प गई है, प्रलोभन दे करके, फंसा करके, बहुजन समाज के शब्दों में खरीद करके, जो भी हो, मतलब कांग्रेस में मिला चुकी है, उसको रिलीज किया जाए। भाजपा के कुछ विधायकों ने कहा है कि भाई अशोक गहलोत के होटल में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग पायलट जी के संपर्क में और पायलट जी के प्रति सिंपैथी रखते हैं। ये सब ड्रामा हुआ। इसमें कांग्रेस ने क्या किया कि पूरे देश भर में संविधान बचाओ का एक रैली किया। देश भर के राजभवन पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रैली था। दिल्ली में भी था, यूपी में भी था, मतलब राजस्थान छोड़ करके। मतलब राजस्थान में संविधान को कोई खतरा नहीं है, तो फिर अशोक गहलोत परेशान क्यों है? मतलब ये बड़ा समझने वाली बात है कि राजस्थान के विधानसभा को छोड़ करके बाकी पूरे देश के विधानसभा राज्यपाल का, उपराज्यपाल का ऑफिस घेरा गया है कांग्रेसियों की तरफ। दिल्ली के राज्यपाल का भी ऑफिस घेरने का प्रयास किया गया, यूपी, बंगाल, मतलब हर जगह का। लेकिन राजस्थान के राज्यपाल का ऑफिस घेरने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे क्या समझा जाए कि राजस्थान में संविधान खतरे में नहीं है, बाकी जगह है। इसके तो ये समझ होता ना कि भाई राजस्थान में अमन चैन है, राजस्थान में संवैधानिक कोई मजबूरी नहीं आया, कोई संवैधानिक संकट नहीं आया है। राजस्थान की सरकार संविधान के तहत चल रही है, वहाँ के गवर्नर साहब संविधान के तहत अपनी काम कर रहे हैं, वहाँ के जो विधायक लोग हैं जो इधर से उधर हो रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, वो सब संविधान को अनुरूप हो रहा है।
फिर कांग्रेस वाले रो क्यों रहे हैं कि भाई संविधान बचाओ, संविधान खतरे में? संविधान खतरे में तो आप जो असली जगह जहाँ पर लड़ाई है, जहाँ पर आपको संविधान की मांग करनी है, वहाँ तो आपने संविधान पर कोई बात ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ तो आप वाक करते रहे हैं। वहाँ के राज्यपाल को तो आप घेरे ही नहीं, जबकि आपने वहाँ के राज्यपाल को धमकी दे दिया था कि भाई राजस्थान की जनता राजभवन घेर देगी और आपके सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो ये एक समझने वाली बात है कि इस तरह की कांग्रेस दोहरी रणनीति क्यों अपना रही है। क्या वो राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दे रहा है, या उनसे कोई राजनीतिक भूल हो रहा है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जो वर्चस्व की लड़ाई होती है ना, तो विवेक शून्य हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जाके प्रभु दारंदु को दीना आता के मति पहले हर लीना। ये रामायण में कहा गया है कि भगवान राम अगर किसी को तकलीफ देना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसके विवेक पर असर करते हैं, उसकी बुद्धि की नाश करते हैं। क्योंकि अगर उस पर बुद्धि होगा तो उसका ज्ञान तो हो ही नहीं सके। तो प्रभु सबसे उसका बुद्धि पर प्रहार करते हैं। तो क्या राजस्थान कांग्रेस के बुद्धि पर प्रहार हो चुका है भगवान राम के द्वारा? क्योंकि वहां पर संविधान खतरे में नहीं है, वहां का राज्यपाल को घेरा नहीं गया है और पूरे देश को घेरा गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस का दिल्ली में ना तो कोई एक विधायक है, ना ही काउंसलर है, फिर उसको कौन सा खतरा है जो दिल्ली के राज्यपाल को घेरने गया था? बिहार में वो करीब करीब ना के बराबर है, उत्तर प्रदेश में समाप्ति पे है, बंगाल में तो पूरा खत्म हो चुका है। कई ऐसे देश है जहां कांग्रेस का पार्षद भी नहीं रह गए, बट वहां के भी राज्यपाल को घेरने का प्रयास किया गया। तो आपको वहां पर कौन सा संवैधानिक संकट खड़ा होगा था भाई? मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और ना ही कोई एमपी है। फिर यहाँ पर संविधान कौन सा खतरा में पड़ गया? आपको कौन सी संवैधानिक अड़चन है? क्योंकि संवैधानिक सीट तो एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। कांग्रेस का कार्यकर्ता होना तो संवैधानिक पद है नहीं कि आपके कार्यकर्ता पर कोई खतरा आ गया है। तो आप फिर यहाँ पर काहे लिए शोर मचा रहे? कोरोना में कुछ जो कांग्रेस के एक आध पेड वर्कर रह गए हैं, जिनको आप बिल में बुला करके गए हैं, उनको कोरोना में खतरा क्यों डाल रहे हैं? क्या है आपका मनोबल इसलिए बढ़ा कि केजरीवाल ने कहा कि अभी भी 10,000 बेड खाली है, मतलब आप 10,000 लोग आ सकते हैं, इसलिए आप 1,000-2,000 लोगों को लेकर के चले गए? पता चला 100-150 लोग थे। तो क्या आप 100-150 लोगों को केजरीवाल के उस बेड को भरने के लिए लाए कि भाई इतने प्रयास के बाद भी बेड भरा नहीं है, केजरीवाल को आ रहे हैं तो हम ही भरें? ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज आज नया आया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ा ही गंभीर पत्रकार ने इस बात को कहा है। फिर मैं उसको काउंटर करने के लिए अपने 2-3 पत्रकार मित्रों को फोन किया और अपने कुछ मेरे कांग्रेस में भी बड़े लोग हैं, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में है, जो बढ़िया बात कह सकते हैं। मैंने उनसे भी बात किया है। आज एक बड़ा आश्चर्य की बात आया, कथनी और करनी में फर्क। सबसे पहले चर्चा सचिन पायलट की। सचिन पायलट का समाचार में आ रहा है कि जी सोनिया जी बात की, प्रियंका जी बात की, राहुल जी बात की, पिचौदा साहब बात की, कपिल सिब्बल साहब बात की, अहमद पटेल साहब बात की। ये सब मतलब टॉप 10 लोग हैं। मतलब हालांकि सोनिया, राहुल, प्रियंका तो 1 to 100 है। उसके बाद जिन लोगों का नंबर आता है, अहमद पटेल, चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, ये सब लोग उससे नहीं आते हैं। तो हुआ कि ये बात की, जबकि आज सचिन पायलट ने कुछ लोगों को फोन पर जवाब दिया कि नहीं, हमको तो किसी ने फोन ही नहीं किया, मेरी तो किसी से बात ही नहीं, मेरी एक आदमी से बात हुई सिर्फ। अब ये एक नया आया हुआ है। मैं बड़ा शॉक्ड हूं कि भाई समाचार चैनल वाले लोग अपने पत्रकारों को, एक आदमी भाजपा को रिपोर्टिंग करता है, एक आदमी कांग्रेस की करता है, एक आदमी सपा की करता है। आप जब 2400 करोड़ में या अशोक करोड़ में, हालांकि अब वो दीनदयाल वहाँ पर चला गया है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में चला गया है। जब आप वहाँ जाएंगे ना, तो हर चैनल का पत्रकार वहाँ प्रेस, मतलब वहाँ जो प्रेस के लिए आरक्षित जगह वहाँ बैठा रहता है। तो कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों ने भी इस खबर को ब्रेक नहीं किया कि सचिन पायलट को तो किसी कांग्रेसी आला नेताओं से बात ही नहीं हुई। मतलब ये क्या क्या कह रहे हैं? मतलब पत्रकारिता गिर चुकी है कि नाश हो चुका है कि खत्म हो चुका है? या पत्रकारिता ये बताना चाहता है कि सचिन पायलट को चिल्लाने दो, वही होगा जो कांग्रेस अध्यक्ष को सुविधा देता है, या जो वहां पर कांग्रेस की अपने सुविधा के लिए हो रहा है? क्या ये हो रहा है? अगर सचिन पायलट के इस बात में सच्चाई है कि मेरी तो कांग्रेस के किसी भी नेता से बात नहीं हुई, और दूसरा हर समाचार चैनल पर यह चल रहा है कि सचिन पायलट से सभी ने बात की और किसी की जवाब नहीं दे रहे, तो ये तो बहुत बड़ा और बहुत कड़ा प्रश्न हो गया भाई। अब ये तो मतलब अब इसको हम क्या कहें? पत्रकारिता की क्षति कहें, रिपोर्टिंग की क्षति कहें, सचिन पायलट झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रहा है कि वो पत्रकार झूठ बोल रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। और इस प्रश्न का जवाब तो सचिन पायलट ही आकर के दे सकते हैं।
मेरे ख्याल से सचिन पायलट इसमें झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल तकनीक इतनी तेज है कि कॉल डिटेल आ सकता है, कौन आदमी किस बज के कितना मिनट पर कितना सेकंड के लिए फ़ोन किया, वो सारा डाटा है मोबाइल कंपनियों के पास, और वो मांगा जा सकता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, कॉल डाटा तो निकाला जा सकता है। कॉल रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिना प्रक्रिया पालन के कॉल रिकॉर्ड तो निकाल लिया, कॉल रिकॉर्डिंग तो कर लिया। कॉल रिकॉर्ड निकालने में तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि उसमें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। फोन रिकॉर्ड करने पर संवैधानिक अड़चन है, कई चीजों को पालन करना है, वो सब छोड़ करके फोन रिकॉर्डिंग कर दिया। तो जब रिकॉर्डिंग कर दिया तो रिकॉर्ड निकाल करके सामने रख देना चाहिए कि जी सचिन पायलट कह रहे हैं कि मेरी किसी से बात नहीं, आप अशोक गहलोत निकाल के देखो इतने मिनट पर हाईलाइट कर रहे कि ये उनका फोन का बिल है फोन डिटेल है और यहाँ इन लोगों ने बात किया है, हम सामने रख रहे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं सबसे पहले निंदा करूंगा उन पत्रकारों को जो कांग्रेस को कवर करते हैं। आदरणीय प्रेमनंद देवदी जी को सादर प्रणाम। मैं उन पत्रकारों को घोर निंदा करूंगा जो कांग्रेस को कवर करते हैं, और उन्होंने इस खबर को ब्रेक क्यों नहीं किया कि मेरी सोर्स से पता चला, या मैं सचिन पायलट से बात किया, या मेरी कांग्रेस से बात किया, अंदर से ये बात चला है कि किसी भी आदमी ने कोई बात नहीं किया है सचिन पायलट से। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये चिंता निंदा नहीं, ये तो सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है कि भाई इस तरह की भी बात हुई कि कोई सूचना ही नहीं है सचिन पायलट का फोन का, और समाचार में चल रहा है कि सचिन किसी से बात नहीं कर रहा। ये बहुत चिंता का विषय है। आप सब लोग इस पर अपना मार्गदर्शन दीजिएगा, आप सब लोग इस विषय पर सोचिएगा कि किस तरह की पत्रकारिता है और किस तरह की राजनीति है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे लोग कह रहे हैं कि अब सुरजेवाला का बयान आया कि हमारी आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं सचिन पायलट में सभी को बुलाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। कहाँ संपर्क करो भाई, किसको फोन किया, कहाँ पर, कोई घर पे चिट्ठी दिया, फोन किया, कोई हलकारा गया आपका, क्या हुआ, कैसे संपर्क करो? नहीं तो ये सार्वजनिक मंच पर मीडिया पर करके झूठ क्यों बोल रहे हो, आप पर झूठ बोलने का केस क्यों लगे? ये एक बड़ा इशू है जिस विषय पर आज चर्चा होनी चाहिए, आप सबके सामने आना चाहिए। मैंने सोचा कि बात आपके सामने रखें। राजस्थान का एक और झूठ, अब 2 वहां संवैधानिक सीट के लोग हैं। अब कांग्रेस ने ही राजस्थान में संविधान खतरा में नहीं है ऐसा राजभवन का घेरावा नहीं किया है, मतलब वहां संविधान अपना काम कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि वहां के दोनों लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर वहां पर संविधान खतरे में नहीं है तो मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने उनमें मीटिंग की चिट्ठी दिया, उसमें विश्वास मत की बात किया, और राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि चिट्ठी में तो कहीं विश्वास मत जैसी कोई बात ही नहीं है। अब दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? चूंकि वहां संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस ने वहां पर कोई संविधान खतरे वाला रैली नहीं किया है, तो ये सोचा जा सकता है कि वहां पर संविधान काम ठीक ठाक कर रहा है। अगर वहां पर संविधान राज्यपाल महोदय असंवैधानिक काम कर दे तो जहां 2800 राज्य में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो राजस्थान में क्यों नहीं कर दिया? या इसलिए नहीं किया कि भाई अगर राजस्थान में राजभवन का घेरावा कर देते हैं तो इसी बहाना लेकर के राज्यपाल महोदय चिट्ठी दे देंगे कि जहां राज्यपाल सुरक्षित नहीं है उस पूरे राज्य की स्थिति क्या, जल्दी से राष्ट्रपति शासन लगाओ और कांग्रेस की एकमात्र सरकार चली जाएगी। अगर ये मंशा है तो फिर कांग्रेस अपनी सुविधा के अनुसार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर जहां उसको सुविधा है वहां विरोध करेगी, जहां सुविधा वहां विरोध नहीं करेगी, फिर ये किस तरह की राजनीति हो रही है हमारे देश में, देश के सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की तरफ से। मतलब आपका जहां पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आपको खोने के लिए कुछ नहीं, वहां पर ड्रामा करेंगे, अव्यवस्था करेंगे। आज जो आपने पूरे देश भर में राज्यपालों का घर घेरने का काम किया, उसमें 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी आपका गया होगा ना भाई। और जब आपका 20, 10, 50 आदमी गया होगा तो उस सब के सब कोरोना संक्रमण का खतरा लेके गए होंगे ना, उन सबको कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल दिया ना आपने, जबकि वहां पर आपका कोई है नहीं। दिल्ली में आपका कोई विधायक नहीं है, कोई एक आपका कोई कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है जो ये कहे कि जी मैं कांग्रेस हूँ और मैं कांग्रेस के लड़ता मरता हूँ। और आप यहाँ पर 10, 20, 50 आदमी को कोरोना संकट में लेकर के सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए आप प्रदर्शन कर दिए। और राजस्थान में राज्यपाल कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हैं और आप उसका सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। संविधान खतरे में कहाँ है? क्या है आपका अस्तित्व खतरे में पड़ा है जिससे आप संविधान की कर रहे हैं? आप आपसी संग्राम में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की संग्राम, या अशोक गहलोत और दिल्ली आलाकमान की संग्राम, इन दोनों में से कुछ है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सचिन पायलट और गहलोत का तो कोई संग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अशोक गहलोत के अनुभव के आगे सचिन पायलट कुछ नहीं है।
तो क्या अशोक गहलोत अपनी बहुत बड़ी संग्राम के लिए संविधान को खतरे में डालने का ड्रामा कर रहे हैं, या अशोक गहलोत पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस आला कमान पूरे देश भर में राजभवन घिरवा रही है ताकि एक मौका मिले और वहां की भी सरकार चली जाए? ये हो क्या रहा है असल में, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इस विषय पर चर्चा किया जाए, इस विषय पर चर्चा हो, क्योंकि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है कि जी आज ही बुलाओ, और एक संविधान का शपथ दिया और राज्यपाल कह रहे भाई आप ही ने कानून बनाया है, राजस्थान असेंबली का कानून है कि 21 दिन में आहूत किया जाएगा, 21 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। कुछ कांग्रेस के पत्रकारों ने प्रवक्ताओं ने, हालांकि पत्रकार और प्रवक्ता एक ही हो जाता है इसलिए मुंह से निकल गया, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने, कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि मध्य प्रदेश में रात में नोटिस आई और सवेरे आहूत हो गया विधानसभा। बिल्कुल हो गया, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने ये कानून नहीं बनाया था कि मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन चाहिए। ये राजस्थान के विधानसभा का कानून है, राजस्थान के विधानसभा का अपना कानून है, वो राजस्थान की विधानसभा उसको भंग कर रही है। ये आपने नहीं कहा था। आप क्लियर करिए कि क्या भारत के संविधान में भी 21 दिन लिखा हुआ है और राजस्थान के संविधान में भी है, जो राजस्थान का अपना विधानसभा के लिए जो कानून उनके विधानसभा बनाया होगा। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया होगा, इस वजह से उन्होंने 15 दिन रात में दिया और सवेरे ले लिए। और यहाँ का राज्यपाल कह रहा है कि भाई 21 दिन वाली मान्यता है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने रात की नोटिस में सवेरे सदन आहूत कर दिया, महाराष्ट्र वाले ने कर दिया, ये हो सकता है, लेकिन वो तो दोनों आदमी की मनमर्जी की थी ना। वहां के कमलनाथ है तो इसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं गए कि भाई रात में विधानसभा बुला करके सवेरे कैसे आहूत कर दिया रात का नोटिस में। अगर कमलनाथ जी को लगता तो वो कोर्ट में चले जाते। कमलनाथ जी राजनीतिक अनुभवहीनता का शिकार है का? कमलनाथ जी आपसे कम अनुभव है, वो भी तो आप ही के श्रेणी का आदमी है। कमलनाथ जी का अनुभव आपसे कम नहीं है, फिर वो कोर्ट में क्यों नहीं गए? आपके जोशी जी कोर्ट में गए हैं, मतलब उनको लगा कि कोर्ट में जाया जा सकता है, और कमलनाथ जी नहीं गए क्योंकि उनको लगा कि वहां पर कोई संविधान बीच नहीं हुआ है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो मैं बेमतलब कोर्ट में जाकर के अपनी फजीती क्यों करूं? तो आप अगर कमलनाथ कोर्ट में नहीं गए हैं तो आप जनता के कोर्ट में ये गलतफहमी क्यों पैदा कर रहे हैं कि जनता ये इतनी तकनीकी ज्ञान तो आम आदमी को होता नहीं है, तो वो लोग ये कहेंगे कि यार मध्य प्रदेश में ठीक आ रहा है, रात में नोटिस सवेरे आ गया, महाराष्ट्र में तो 3 बजे भोर में शपथ हो गया और ये यहाँ पर 21 दिन मांग रहा है, तो जनता कंफ्यूज होगी। तो मतलब क्या है, आप मुद्दे की राजनीति की जगह कंफ्यूजन की राजनीति करेंगे, मतलब आप देश की जनता में कंफ्यूजन फैला करके राजनीति करेंगे। मैं कांग्रेस के अपने सभी मित्रों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आज के समय में ये जो समय चल रहा है, कोरोना है, बाढ़ है, महामारी है, बेरोजगारी है, इसमें अगर आप सही मुद्दों का चयन करें तो 2 महीना लगेगा मोदी जी की सरकार जाने में, क्योंकि अभी तो विपक्ष के लिए पूरा मैदान खाली है। अगर कोई मुद्दे की राजनीति करे तो फिर आप ये गलतफहमी की राजनीति में क्यों अपनी ऊर्जा नाश कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं। मुझ जैसा साधारण आदमी जिसको बिल्कुल राजनीतिक रूप से कोई अनुभव नहीं है, मैं कोई विधानसभा, लोकसभा या किसी सभा, अपने ग्राम सभा का भी सदस्य नहीं रहा हूँ, राजनीति का ककहरा मुझको मालूम नहीं है, तब भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, यही बात अगर राहुल गांधी वीडियो में आकर के बोल दें कि जी ये बात है, कोरोना महामारी फलाना, को लोग फॉलो करेंगे और एक पूरा जमीन तैयार होगा। आप वो कर नहीं रहे और लोगों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। राजस्थान के आपसी राजनीतिक संग्राम को, आप संविधान को खतरा में डालने वाला भी, और जहां पर राजनीतिक संग्राम हुआ है वहां का विधानसभा के राज्यपाल को आप घेर ही नहीं रहे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते आपको इस तरह की कंफ्यूजन की राजनीति करके आप अपना साख गिरा रहे हैं, अपना साख खत्म कर रहे हैं। और अगर राजनीति में एक बार साख खत्म हो जाती है ना, तो फिर वो संभल नहीं पाता है। और मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूं कि आज के तारीख में कांग्रेस अपनी साख खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अगर कोई बढ़िया बात भी कह रही है ना तो लोग उसको हंसी में उड़ा देते हैं। उसका एक उदाहरण है, कोरोना महामारी का सबसे पहले अगर किसी बड़े नेता ने नोटिस लिया था तो राहुल गांधी ही थे, बिल्कुल नो डाउट। राहुल गांधी सबसे पहले प्रधानमंत्री को ट्वीट करके कहते कि भाई साहब आप ये बिहार के स्टाल पर लिट्टी खाने का कार्यक्रम छोड़िए, कोरोना महामारी आई हुई है, इस पर संभलने का प्रयास करिए, इससे बचने का उपाय करिए। लेकिन अब आप इस साख देख लीजिए कि आप ही के पार्टी ने उसको सीरियस नहीं लिया। मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, देश की जनता को छोड़ दिए, कोई देश की जनता नहीं कहा। राहुल की बोल रहे हैं तो हवा में बोल रहे हैं।
मतलब ये मतलब सोच लीजिए कि आपकी साख कितनी है कि आप कह रहे हैं बड़े भाई निर्मल सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। बड़े भाई आपके पार्टी का बात है, मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर अपना बात रखें। अगर कैमरे पर मैं आपको बुलाऊं तो आइए ना भैया, आप जरा कैमरे पर आइए, जरा बढ़िया लगते हैं, कई दिन से आपको बुलाए हुए हो गया, आकर के अपनी आज आपके पार्टी का बात है। इसमें मुद्दा है कि कांग्रेस की आंतरिक डिनाई कर दिया, नहीं चाहते हैं मुझसे बात करना, कोई बात नहीं। बड़े भाई निर्मल सिंह जी शायद तैयार नहीं हुए होंगे, क्योंकि कैमरे पर आने के लिए लाइट कैमरा एक्शन की जरूरत पड़ती होगी, और मैं इंस्टेंट उनसे बोल दिया तो वो शायद नहीं बोलना चाहते होंगे। कोई बात नहीं, आओ अपना आशीर्वाद में उसको बनाए रहे, मैं उनको देखता रहूंगा तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा कि अगर कोई गलत बोला तो वो जरूर मुझे को टोकेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे वेल विशर हैं, कोई चीज मुझसे गलत हो ऐसा उनको बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैं कोई गलत बोलूंगा तो वो जरूर मुझे संभालेंगे, इसलिए वो मुझे दिख रहा है कि मेरा मनोबल बढ़ा है। बड़े भाई निर्मल सिंह को साथ, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के संग्राम में कांग्रेस बेमतलब की उलझी हुई है और कंफ्यूजन की राजनीति कर रही है, जबकि इस टाइम अगर कोई भी कांग्रेसी थोड़ा बहुत भी पहचान रखता होगा, जिसको 10-20 लोग भी जानते होंगे, तो आज के तारीख में पूरे देश में विपक्ष की राजनीति करने का जितना ओपन मैदान है, मतलब कहा जाता है ना कि खुला मैदान है, घोड़े पर बैठ करके जितना दूर दौड़ो पूरा जमीन तुम्हारा है। एक बार कहा जाता ना कि जमीन कितनी है, तो कुछ नहीं, एक राजा बोले थे कि घोड़े पर बैठो और सवेरे तक जितना दौड़ लो वो सारी जमीन तुम्हारी है। आज के तारीख में भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में यही स्थिति है कि कोई भी राजनीतिक अगर मुद्दे की राजनीति करेगा, अब सब के सब, अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, वो तो खैर राजनीतिक है नहीं, वो तो सोने की कटोरी लेकर के आ गए थे, मुलायम सिंह की राजनीति थी और मुलायम सिंह का तबीयत खराब है। इसलिए अगर मुलायम सिंह इस टाइम जवान होते, सक्रिय होते, लालू प्रसाद अगर इस टाइम सक्रिय होते, उनकी अवस्था ठीक होती, मोदी को नाको चले चौबा देते, क्योंकि अभी स्लॉट इतना बढ़िया है कि क्या कर, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखिए, मैं चाहता हूं कि मोदी की सरकार बनी रहे, क्योंकि इंस्टेंट एक्शन जो मोदी जी ले रहे हैं ना, वो क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल ठीक होगी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डिसीजन पैरालिसिस था उसमें। आप डिसीजन ही नहीं लेते। डिसीजन इसलिए नहीं रहते कि अगर कोई बढ़िया, मान लो राफेल, मोदी जी फटाफट ले आकर के 36 राफेल का सौदा करके आते। अब वहां पर कांग्रेस के टाइम में होता कि अगर मनमोहन सिंह राफेल लेके आ जाते तो देश में नाम हो जाता, तो राहुल गांधी क्या करते? कश्मीर से धारा 370 मनमोहन सिंह हटा देते तो राहुल के लिए करने के लिए क्या होता? मनमोहन सिंह डायरेक्ट टैक्स वाला काम कर देते तो राहुल गांधी क्या करते? वहां तो सवाल ये था कि सब सजा के दही जमाई जाती थी अलग अलग कटोरी में, कि बबू आएंगे तो खाएंगे, और पता चला कि बबू आने पर दही सारी सड़ गई है, खत्म हो गया है। ये स्थिति है। इस वजह से कांग्रेस को इस टाइम चाहिए कि आप एक उचित मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है, और आप उस पर लड़िए, आप उस पर अपना बात रखिए। इन कंफ्यूजन की राजनीति को छोड़ करके मुद्दे की राजनीति करिए, क्योंकि अगर आपका साख खत्म हो गया तो हम जैसे लोगों को, जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस देश में बनी रहे, उनको बड़ा अफसोस होगा। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तभी नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे और हमारा देश मजबूत होगा, और हम सब लोग जो कि देश मजबूत हो, ये चाहने वाले लोग यही चाहेंगे कि अगर पक्ष मजबूत है तभी, अगर विपक्ष मजबूत हो तभी पक्ष मजबूती से काम करेगा। अगर पक्ष को लगेगा कि विपक्ष है नहीं तो फिर अनियंत्रित और निरंकुश हो जाएगा, और शासक निरंकुश नहीं होना चाहिए, ये देश हित में नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, एक बार पुनः कांग्रेस के अपने मित्रों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप मुद्दे की राजनीति करें, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके ये सच्चाई बताएं कि क्या सचिन पायलट से वाकई किसी ने संपर्क नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो फिर कांग्रेस मीडिया से ये प्रचार करने में क्यों तुली हुई है कि सबके सब उनसे बता रहे थे? क्या आप सचिन पायलट की देश के लोकप्रियता लोगों के सामने उनको बिल बनाना चाह रहे थे कि भाई देखो ना, सोनिया जी बात करें, राहुल जी बात करें, प्रियंका जी बात करें, सचिन बात ही नहीं करे, कितना घमंडी आदमी है? क्या आप देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि सचिन पायलट घमंडी आदमी है, सोनिया जी से बात नहीं करता, अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष और महासचिव से बात नहीं करता, ये संगठन की मर्यादा क्या जाने? और अगर सचिन पायलट का कोई मैसेज गलत निकाला गया है कि मुझसे किसी ने बात नहीं किया, तो फिर ये सचिन पायलट कटघरे में खड़े हैं कि भाई आप इतनी बड़ी झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि इसमें सचिन पायलट को झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ की कोई, निर्मल भैया आप दूसरे प्लेटफॉर्म में पर दोबारा आपको बुलाता हूं, अगर आप आ जाएंगे, क्योंकि अभी मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका आ रहा है, मैं चाहूंगा कि आप आइए, इस बात पर, इस पर भी आइए। निर्मल भैया बोलिए, उसमें क्या दिक्कत है, बोलने में क्या दिक्कत है? आप कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस का इस टाइम
ओपन मैदान है, आप जैसा आदमी अगर फाइटर आएगा तो बढ़िया लड़ाई लड़ेगा, आपको आना चाहिए भैया। क्योंकि इस टाइम तो आप ही जैसा लोग जो कि डिवोटी आदमी है, एक आदमी 23-24 साल से फ्रीडम फाइटर की लड़ाई लड़ रहा है, समस्याएं चाहे जैसी भी आई हो उसे कभी झुका नहीं, डिगा नहीं, आप जैसे फाइटर किस टाइम झुकते हैं कांग्रेस को। खैर, निर्मल भैया अगर आना चाहेंगे, अगर वो कैमरा में रहता है तब तक मैं अपनी बात रखूं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन पायलट का झूठ बोलने की चांसेस इसलिए नहीं है कि वहां पर कार्ड डिटेल्स आजकल बड़ा आसानी से मिल सकता है और सचिन पायलट का झूठ सामने आ जाएगा। और अगर सचिन पायलट का झूठ आता है तो उनको राजनीतिक क्षति होगी, और अगर सचिन पायलट से वाकई किसी ने नहीं बात किया है तो ये कांग्रेस और कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकारों दोनों के लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी राजनीति कहाँ जा रही है, ये मैं कह नहीं सकता। निर्मल भाई ने अपना आशीर्वाद देना उचित नहीं समझा। खैर मित्रों, अंत में मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो देश के पक्ष की राजनीति करे, जनता उसके साथ है, और अगर नहीं होगा तो हुई है सोई जो रामच राखा आको कर तर्क बढ़ा वही साका। इन्हीं शब्दों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आगामी 5 तारीख को भारत के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के हाथों होने वाला है। और एक बहुत बढ़िया समाचार ये मिला है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर आंदोलन के सभी सिपाहियों को बुला रहे हैं। मैंने एक वीडियो बयान भी जारी किया था, प्रधानमंत्री को भी टैग किया था, तब तक उन लोगों को बुलाया नहीं गया था। अगर मैं समाचार चैनलों के हिसाब से कहूँ तो कहूँगी कि आपके कहने से मान लिया गया, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा कि मेरे कहने से प्रधानमंत्री माने और जोशी जी, अडवाणी जी, कटियार जी और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, साधु रितिम्बरा को इन लोगों को बुलाने के लिए तैयार हो गए और वो लोग भी 5 तारीख को जाएंगे। प्रधानमंत्री को संबोधित दिया, भगवान ने उनको बुद्धि दे और वो इस देश हित के कार्य में अनवरत करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आए भगवान का जाप करते हैं, राम धुनि गाते हैं, क्योंकि हुई है सोई जो राम चिरा का कुकर का बड़ा वैसा का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, भगवान शिव और भगवान भोलेनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।